नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान की आत्मा यानी उसकी प्रस्तावना की बात करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के मूल्यों का एक तरह से पहचान पत्र है। लेकिन सवाल यह है कि प्रस्तावना में जो बड़े बड़े शब्द लिखे हैं, क्या हम उनका असली मतलब जानते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि प्रस्तावना संविधान का सार कैसे है। फिर भारत के स्वरूप पर बात करेंगे, हमारी शासन प्रणाली को देखेंगे, नागरिकों के लिए क्या आदर्श हैं वो जानेंगे, और आखिर में देश की एकता और अखंडता की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्रस्तावना यानी संविधान का सार। प्रस्तावना में वो सारे मूल सिद्धांत दिए गए हैं जिन पर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। ये वो आइडियाज हैं जो बताते हैं कि भारत आखिर है क्या। तो चलिए इन्हीं सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं और शुरुआत करते हैं उन शब्दों से जो भारत के नेचर को, उसके स्वरूप को तय करते हैं। तो अब आता है हमारा दूसरा सेक्शन, भारत का स्वरूप। यहां हम तीन बहुत ही जरूरी शब्दों पर गौर करेंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सबसे पहला शब्द है सॉवरेन यानी संप्रभु। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक आजाद देश है। हम किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हैं। अपने देश के अंदर के मामले हों या बाहर के, हम अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। भले ही हम यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं के सदस्य हों, हमारी संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद आता है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। ये शब्द 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसका मकसद है गरीबी, बीमारी और मौकों की गैर बराबरी को खत्म करना। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, भारत का समाजवाद थोड़ा अलग है। हमारा समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कम्युनिस्ट समाजवाद में सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है, लेकिन भारत में एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मतलब यहां सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं। ये एक तरह से मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी सोच का झुकाव ज्यादा है। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द भी 1976 में ही जोड़ा गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सोच पहले नहीं थी। ये भावना तो हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा रही है, जो हमें आर्टिकल्स 25 से 28 में भी दिखती है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और सबको बराबर समर्थन मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शासन की प्रणाली की। यहां हम दो और बहुत जरूरी शब्दों को समझेंगे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है। पर लोकतंत्र भी कई तरह का होता है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में कौन सा वाला है। देखिए, लोकतंत्र मोटे तौर पर दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जैसा स्विट्जरलैंड में है, लोग सीधे तौर पर फैसले लेते हैं। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहां हम अपने नुमाइंदे यानी रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जो हमारी तरफ से सरकार चलाते हैं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? हम लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर यही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, कानून बनाते हैं और उनकी जवाबदेही संसद के प्रति होती है। इसी को हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। और फिर आता है शब्द रिपब्लिक यानी गणराज्य। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो मुखिया है यानी हमारे प्रेसिडेंट, वो चुने जाते हैं। वो किसी राजा महाराजा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आते। असली ताकत जनता में है और कोई भी सरकारी पद किसी के लिए भी खुला है, बस काबिलियत होनी चाहिए। तो अब तक हमने देश का स्वरूप और शासन प्रणाली समझ ली। अब बात करते हैं उन आदर्शों की जो संविधान हर नागरिक को देना चाहता है। ये आदर्श हैं जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। प्रस्तावना तीन तरह के न्याय की बात करती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और इन्हें पक्का करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो ये तीन तरह के न्याय हैं क्या? सोशल जस्टिस का मतलब है किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। और पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हर किसी को बराबर राजनीतिक अधिकार मिले, जैसे वोट देने का अधिकार। न्याय के बाद आते हैं लिबर्टी और इक्वालिटी यानी स्वतंत्रता और समानता। लिबर्टी मतलब सोचने, बोलने, किसी भी धर्म को मानने और पूजा करने की आज़ादी। और इक्वालिटी का मतलब है कि किसी को कोई खास सहूलियत नहीं मिलेगी
और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये आज़ादी असीमित नहीं है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। और इन तीनों आदर्शों के रिश्ते को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था कि आप लिबर्टी को इक्वालिटी से और इक्वालिटी को लिबर्टी से अलग नहीं कर सकते, और इन दोनों को फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे से भी अलग नहीं कर सकते। उनके लिए ये तीनों मिलकर ही लोकतंत्र की नींव बनाते थे। और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी एकता और अखंडता, जिसका आधार है फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारे की भावना। हमारा संविधान सिंगल सिटीजनशिप के जरिए इसी भावना को बढ़ावा देता है। प्रस्तावना में साफ लिखा है कि भाईचारे से दो चीजें हासिल होनी चाहिए। पहली, हर इंसान का सम्मान यानी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरी, देश की एकता और अखंडता। अब सवाल ये उठता है कि ये शानदार विचार आए कहां से? तो देखिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं, और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का जो आइडिया है वो रशियन रेवोल्यूशन से प्रेरित है। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, ये हमारे संविधान बनाने वालों की सोच को समझने की एक चाबी है। ये हमारे देश की पहचान का ऐलान है और यहाँ के लोगों से किया गया एक वादा भी। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के भारत में प्रस्तावना के ये सारे आदर्श कितने प्रासंगिक हैं, कितने रेलेवेंट हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।